नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों हम देख रहे थे मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य में दोस्तों अभी तक हमने जो है 2 पार्ट देख चुके हैं हम इसके, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम दोस्तों मौर्य साम्राज्य में पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। और पार्ट 3 में दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मौर्य साम्राज्य का राजस्व प्रशासन देखेंगे। साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य का जो है न्याय प्रशासन देखेंगे। साथ ही साथ सैन्य प्रशासन देखेंगे और मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को देखेंगे दोस्तों। ठीक है। साथ ही साथ मौर्यकालीन समाज किस प्रकार का था इसको देखेंगे। और साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण जो है हम जानेंगे दोस्तों पार्ट 3 में। और इससे पहले दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप ज़रूर देखिए। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 इसको आप ज़रूर देखिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके बाद ही दोस्तों आप पार्ट 3 को देखें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। वो पार्ट 3 में दोस्तों सबसे पहले हम आज बात करेंगे मौर्यकालीन राजस्व प्रशासन की। उसके बाद हम बात करेंगे न्याय प्रशासन, उसके बाद सैन्य प्रशासन, उसके बाद मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। ठीक है, मौर्यकाल में समाज किस प्रकार का था। ठीक है, और मौर्यकाल में जो है शिल्प और कला किस प्रकार का था। ठीक है, और पतन के क्या कारण रहे मौर्य साम्राज्य के, इन सभी बिंदुओं पर दोस्तों आज डिस्कस करेंगे। पहले बात करें दोस्तों मौर्यकालीन राजस्व प्रशासन की। देखिए दोस्तों, मौर्यकालीन जो राजस्व प्रशासन था वो किस प्रकार का था मौर्यकाल में। देखिए, राजस्व प्रशासन की बात करें तो राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी जो है क्या कहा जाता था, प्रमुख अधिकारी को समाहर्ता। ठीक है, यहाँ पर इसको याद रखेंगे दोस्तों, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में या मौर्य साम्राज्य में राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था। ठीक है, तो राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता था दोस्तों समाहर्ता। ठीक है, इसको याद रखेंगे। मैंने पार्ट 2 में आपको बताया था समाहर्ता, और जो अध्यक्ष मैंने बताए थे पार्ट 2 में। ठीक है, जिसने देखा होगा उसको समझ में आया होगा। देखिए, प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था, राजस्व प्रशासन का समाहर्ता। ठीक है, मौर्य काल में दोस्तों भूमि स्वामित्व के कई प्रकार थे। भूमि पर जो है राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार होता था, यानी कि भूमि पर जो है राज्य का भी अधिकार होता था और कृषक का भी अधिकार होता था। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, मौर्य काल में जो भूमि थी, 3 प्रकार की भूमि जो है मौर्य काल में थी। ठीक है, जिसमें आपका राजकीय भूमि, व्यक्तिगत भूमि थी, राजकीय भूमि थी और सामुदायिक भूमि थी। ठीक है, पहला हम देखेंगे राजकीय भूमि। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, राजकीय भूमि की बात करें, जो राजकीय भूमि थी मौर्य काल में, तो राजकीय स्वामित्व वाली भूमि को क्या कहा जाता था, सीता भूमि कहा जाता था। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीता भूमि। ठीक है, तो याद रखेंगे, मौर्य साम्राज्य में जो राजकीय स्वामित्व वाली भूमि, जो यानी कि राजकीय स्वामित्व वाली जो भूमि होती थी उसको क्या कहा जाता था, सीता भूमि कहा जाता था। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे व्यक्तिगत भूमि, यानी कि व्यक्तिगत भूमि। जो व्यक्तिगत भूमि थी मौर्य काल में काफ़ी भूमि जो है किसानों के पास थी। किसान खेती कर राज्य को कर देते थे, जिससे क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। ठीक है, जिस भूमि पर राज्य द्वारा सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती थी उस पर सिंचाई कर लिया जाता था, जिसे उदय भाग कहा जाता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पूछ लिया जाएगा मौर्य काल में सिंचाई कर कौन सा था। ठीक है, तो सिंचाई कर कौन सा था मौर्य काल में, उदय भाग। ठीक है, याद रखेंगे उदय भाग। अगर कृषक अपनी भूमि पर साग सब्जी जैसे विशिष्ट उत्पाद लगाता था तो उसे उसमें भी राजा को हिस्सा देना पड़ता था, जिसे भोग कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर जितने पॉइंट मैंने बताई आपको याद रखने हैं कि मौर्य साम्राज्य में जो भूमि थी वो 3 प्रकार की थी। एक तो राजकीय भूमि थी, सरकारी भूमि थी एक। ठीक है, इस भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। दूसरी भूमि थी व्यक्तिगत भूमि, यानी कि पर्सनल भूमि थी लोगों के पास, किसानों के पास। ठीक है, तो अगर किसान जो है उस भूमि पर खेती करते हैं तो उनको जो है उसका भाग देना पड़ता था। ठीक है, और सिंचाई के लिए सिंचाई कर देना पड़ता था, उदय भाग जो है सिंचाई कर था उस समय। ठीक है, तो सारी चीज़ें, अगर कृषक अपनी भूमि पर जो है अन्य चीज़ें यानी कि विशिष्ट उत्पाद लगाता था तो उसमें भी राजा को हिस्सा देना पड़ता था, जिसे क्या कहा जाता था, भोग कहा जाता था। ठीक है, सारी चीज़ें याद रखेंगे, सीता भूमि, भाग, उदय भाग और भोग। ठीक है, सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सॉरी आगे पॉइंट पे चलते हैं, सामुदायिक भूमि। ठीक है, तीसरा है आपका
सामुदायिक भूमि यानी कि ऐसी भूमि जिस पर सामुदाय यानी कि एक से अधिक लोगों का जिस पर अधिकार है, ऐसी भूमि। सामुदायिक भूमि की बात करें तो कुछ ऐसी भूमि भी थी जिसे चरागाह की भूमि जो सामुदायिक स्वामित्व में थी। यदि सामुदायिक भूमि का व्यक्ति विशेष उपयोग करता है तो उसे कर देना पड़ता था, जिसे विविध कहा जाता था। ठीक है। लावारिस भूमि पर खेती से प्राप्त आय को जो है क्या कहा जाता था? प्रकीर्णक कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? प्रकीर्णक। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, पहला जो सामुदायिक भूमि है, कुछ ऐसी भूमि थी दोस्तों जैसे चारागाह की भूमि। ठीक है, जो सामुदायिक स्वामित्व में थी। यदि सामुदायिक भूमि का व्यक्ति जो है विशेष उपयोग करता है भूमि का, तो उसे कर देना पड़ता था। यानी कि जो चीज़ भी वो खेती वगैरह जो भी करता था तो उसका कर देना पड़ता था, जिसको क्या कहा जाता था? जिसको विविध कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे। आपको पूछ लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि चारागाह जो भूमि थी, उसका जो कर देना पड़ता था उसको विविध कहा जाता था। और जो लावारिस भूमि थी, ठीक है, यानी कि ऐसी भूमि जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, लावारिस है भूमि, तो इस पर खेती से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? प्रकीर्णक कहा जाता था। ठीक है, आपको सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मौर्य काल में लावारिस भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो इसको कहा जाता था प्रकीर्णक। ठीक है, याद रखेंगे। जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सीता भूमि, भाग, उदय भाग। ठीक है, उदय भाग जो है मौर्य काल में जो है सिंचाई कर था। ठीक है, भोग, विविध, ठीक है, और प्रकीर्णक, ये सारी चीज़ें याद रखिए। लावारिस भूमि पर खेती से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? प्रकीर्णक कहा जाता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, बिना भुगतान के की गई मजदूरी को मौर्य काल में जो है विष्टि कहते थे। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाएगा कि बिना भुगतान की गई मजदूरी को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? ठीक है, बिना भुगतान के की गई मजदूरी को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? विष्टि कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, सीधे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, मौर्य काल में बिना भुगतान की गई मजदूरी को क्या कहा जाता था? तो विष्टि कहा जाता था। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला पॉइंट देखिए, आपातकालीन कर को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? ठीक है, आपातकालीन जो कर था इसको मौर्य काल में क्या कहा जाता था? प्रणय कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, क्या कहा जाता था? प्रणय। ठीक है, साथ ही साथ किसानों से लिया जाने वाला जो नगद कर था उसको क्या कहा जाता था? हिरण्य कर कहा जाता था उसको। ठीक है, क्या कहा जाता था? हिरण्य कर। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, पहला, मौर्य काल में बिना भुगतान की गई मजदूरी को विष्टि कहते थे, पहला। दूसरा, आपातकालीन कर मौर्य काल में क्या था? प्रणय था। ठीक है, यानी कि आपातकालीन जो कर लगाया जाता था उसको क्या कहा जाता था? प्रणय कहा जाता था। ठीक है, और साथ ही साथ तीसरा पॉइंट देखेंगे, किसानों से लिया जाने वाला जो नगद कर था, ठीक है, यानी कि किसानों से नगद कर लिया जाता था उसको क्या कहा जाता था? हिरण्य कर। ठीक है, ये जितने भी दोस्तों मैं कर बता रहा हूँ आपको, चाहे वो आपका सीता भूमि हो, भाग हो, उदय भाग हो, ठीक है, भोग हो, विविध हो, प्रकीर्णक हो, विष्टि हो, प्रणय हो, या फिर हिरण्यकर हो, ये सारे दोस्तों आपके क्वेश्चन फॉर्म में आपको पूछे जाएंगे। इसलिए आपको हर पॉइंट जो है अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सीधे पूछ लिया जाएगा हिरण्यकर मौर्य काल में किस प्रकार का कर था। ठीक है, तो आपको आंसर देना होगा किसानों से लिया जाने वाला एक कैसा कर था? नगद कर था। ठीक है, आपातकालीन कर कौन सा था? प्रणय था। बिना भुगतान की गई मजदूरी को क्या कहा जाता था? विष्टि कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मौर्यकालीन जो राजस्व व्यवस्था है इसको आपने अच्छे से याद रखना है। इसके बाद दोस्तों बात करें न्याय प्रशासन की, तो मौर्य काल में दोस्तों, मौर्य काल में जो है न्याय प्रशासन, न्याय किस प्रकार से किया जाता था? ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में न्याय की बात करें तो न्याय प्रशासन, मौर्य शासक ही सर्वोच्च न्यायाधीश होते थे। इसके अतिरिक्त संपूर्ण साम्राज्य में अनेक अदालतें होती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य में, ठीक है, जो मौर्य शासक थे वही जो है सर्वोच्च न्यायाधीश होते थे, यानी कि सर्वोच्च न्यायाधीश। ठीक है, यानी कि न्याय करने वाले जो सर्वोच्च थे उसमें कौन थे? मौर्य शासक ही थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त संपूर्ण साम्राज्य में अनेक अदालतें होती थी। ठीक है, यहाँ पर हम दो प्रकार के प्रमुख न्यायालयों की बात करेंगे जो आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए, मौर्य काल में न्यायालय जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के थे। ठीक है,
इनको आप याद रखेंगे, पूछ ले जाएंगे आपको कि मौर्य काल में न्यायालय जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के थे। पहला था दोस्तों धर्मस्थीय न्यायालय, ठीक है, पहला क्या था, धर्मस्थीय न्यायालय, और दूसरा था कंटक शोधन न्यायालय, ठीक है। ये दो प्रकार के न्यायालय थे दोस्तों मौर्य काल में, और इन दोनों न्यायालयों में दोस्तों तीन तीन न्यायाधीश जो है एक साथ बैठकर न्याय करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो धर्मस्थीय न्यायालय है, यहाँ इसमें भी तीन न्यायाधीश होते थे, ठीक है, और कंटक शोधन न्यायालय में भी तीन न्यायाधीश होते थे। यानी कि ये कह सकते हैं कि इन दोनों में तीन तीन न्यायाधीश एक साथ बैठकर जो है न्याय का कार्य करते थे। तो आपको याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य में जो न्यायालय थे वो दो प्रकार के थे, ठीक है। पहला धर्मस्थीय न्यायालय और दूसरा कंटक शोधन न्यायालय, ठीक है। दोनों न्यायालय याद रखेंगे, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सैन्य प्रशासन में। देखिए दोस्तों मौर्य साम्राज्य में जो सैन्य प्रशासन था वो किस प्रकार का था, ठीक है। तो देखिए सैन्य प्रशासन की बात करें तो सैन्य प्रशासन मौर्य काल में देखिए इसका भी सर्वे सर्वा जो है सम्राट होता था। यानी कि आपको याद रखना है कि जो सैन्य प्रशासन था मौर्य काल में, इसका जो प्रमुख था यानी कि जो सर्वे सर्वा था इसका कौन होता था, सम्राट होता था, ठीक है। सेनापति युद्ध विभाग का प्रधान अधिकारी था, यानी कि जो सेनापति था वो युद्ध विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, ठीक है। सेनापति के पश्चात जो है नायक का पद था। मौर्य काल में स्थायी सेना थी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, पूछ लिया जाएगा। तो मौर्य काल में दोस्तों कैसी सेना थी, स्थायी सेना थी, ठीक है। प्लिनी ने कहा है कि दोस्तों कि मौर्यों के पास जो है 6 लाख पैदल सेना, 30,000 अश्व सेना और 9,000 हस्त यानी कि हाथी सेना तथा 800 रथ सेना थी। तो ये प्लिनी के अनुसार है दोस्तों कि प्लिनी ने कहा है कि जो मौर्य थे उनके पास काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है सेना थी, ठीक है, स्थायी सेना थी उनके पास, ठीक है, जिसमें 6 लाख पैदल सेना, 30,000 अश्व सेना, 9,000 जो है हस्त यानी कि हाथी की सेना थी, और तथा 800 रथ सेना। तो ये इतनी बड़ी सेना जो है मौर्यों के पास थी, ठीक है, ये इसको याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसका सैन्य प्रशासन का प्रमुख होता था वो सम्राट होता था। सम्राट के बाद जो है सेनापति होता था जो युद्ध विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, ठीक है। सेनापति के पश्चात जो अधिकारी होता था वो होता था नायक, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों कुछ सेना के प्रकार हैं यहाँ पर आपको याद रखने हैं, पूछ लिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पदादी ये जो सेना थी इसके प्रमुख अंग थे, जिसमें आपका आठविक सेना थी, भूतल बल सेना थी, मित्र बल सेना थी, अश्व सेना थी और हस्त सेना थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेना किस प्रकार से मौर्य काल में थी, सैन्य प्रशासन, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। पहला है आठविक सेना, ठीक है। मौर्य काल में दोस्तों आठविक सेना क्या थी, आठविक सेना जो है वन्य जाति से बनी सेना थी, ठीक है। कैसी सेना थी, वन्य जाति से बनी सेना थी, पहला आठविक सेना। दूसरा है भूतल बल सेना, ठीक है। भूतल बल सेना ये किराए पर ली गई सेना थी, ठीक है। किराए पर ली गई सेना को मौर्यकाल में क्या कहा जाता था, भूतल बल सेना, ठीक है। तीसरा है मित्र बल सेना, ठीक है। मित्र बल सेना दोस्तों, मित्र बल सेना मित्र राज्य की सेना थी, ठीक है। उसके बाद अश्व सेना यानी कि उत्तर पश्चिम के कंबोज क्षेत्र में कंबोज क्षेत्र से मंगाई जाती थी अश्व सेना। और हस्ती सेना यानी कि हाथी अंग तथा कलिंग क्षेत्र से आते थे। कहाँ से आते थे हाथी, अंग तथा कलिंग। मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में, जिस कलिंग जो है दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध था, ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। इन्हीं हाथियों की वजह से माना जाता है कि अशोक ने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था, ठीक है। अर्थशास्त्र में यही उत्तम हाथी पाए जाने का प्रमाण मिलता है, यानी कि जो उत्तम प्रकार के जो हाथी मिलते थे वो अंग और कलिंग क्षेत्र में मिलते थे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो मौर्य काल में जो सेना थी वो किस प्रकार की थी। आठविक सेना थी, वन्य जाति से बनी सेना। भूतल बल सेना थी जो किराए पर ली जाती थी। तीसरा मित्र बल सेना थी जो मित्र राज्यों की सेना थी। और उसके बाद अश्व सेना जो कंबोज क्षेत्र से मंगाई जाती थी। और हस्ती सेना यानी कि हाथियों की जो सेना है ये कहाँ से मंगाई जाती थी, अंग और कलिंग क्षेत्र से मंगाई जाती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, पूछ लिया जाएगा मौर्य काल में आठविक सेना किस प्रकार की थी, भूतल बल सेना किस प्रकार की थी, ठीक है, मित्र बल सेना,
ठीक है, ये आपको पूछे जा सकते हैं। इसलिए सैन्य प्रशासन में आपको याद रखना है, सैन्य प्रशासन में सर्वे सर्वा जो था वो सम्राट होता था। ठीक है, और मौर्यों के पास किस प्रकार की सेना थी, स्थायी सेना थी मौर्यों के पास। ठीक है, और प्लिनी के अनुसार मैंने बताया मौर्यों के पास जो है 6 लाख पैदल सेना, 30,000 अश्व सेना, 9,000 हस्ती सेना तथा 800 रथ सेना थी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में। देखिए मौर्य काल में जो अर्थव्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, आर्थिक व्यवस्था का जो आधार था वो कृषि था। यानी कि मौर्य काल में अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार था वो क्या था, कृषि था। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको पूछ लिया जाएगा, देखिए मौर्य काल में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था, आपको पूछ लिया जाएगा, तो याद रखेंगे कृषि था। धीरे धीरे व्यापार का महत्व बढ़ने लगा था। राजकीय भूमि जो है सीता भूमि कहलाती थी, मैंने ऊपर आपको बताया था सीता भूमि कहलाती थी, जिस पर सीताध्यक्ष नामक अधिकारी कार्य करवाता था। यानी कि जो राजकीय भूमि थी, मैंने बताया था मौर्य काल में राजकीय भूमि को क्या कहा जाता था, सीता भूमि। यानी कि जो राजकीय भूमि थी, सीता भूमि थी, उसका जो दोस्तों उस पर जो है कौन कार्य करता था, सीताध्यक्ष नामक अधिकारी कार्य करता था। ठीक है, कार्य करवाता था। ठीक, पहली बार मौर्य काल में ही शूद्रों को कृषि कार्य में लगवाया गया था। ठीक है, राज्य की आय का प्रमुख स्रोत जो है क्या था, कृषि था। ठीक है, राज्य की ओर से सिंचाई का समुचित प्रबंध किया जाता था, जिसे सेतुबंध कहा जाता था। और सिंचाई पर जो कर लगाया जाता था उसे क्या कहा जाता था, उदय भाग कहा जाता था। मैंने ऊपर अभी बताया आपको, ठीक है, कि जो उदय भाग था वो क्या था, ये सिंचाई करता है। ठीक है, याद रखेंगे सिंचाई पर लगने वाला कर क्या था मौर्य काल में, उदय भाग। ठीक है, अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो कृषि था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। राजकीय भूमि यानी कि सीता भूमि जो है, राजकीय भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। ठीक है, इस पर जो है सीताध्यक्ष नामक अधिकारी कार्य करवाता था। ठीक है, पहली बार मौर्य काल में ही शूद्रों को कृषि कार्य में लगाया गया था। ये पहली बार था जब शूद्रों को कृषि कार्य में लगाया गया था। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था, कृषि थी। ठीक है, और राज्य की ओर से सिंचाई का समुचित प्रबंध किया जाता था। ठीक है, यानी कि खेती के लिए सिंचाई का समुचित प्रबंध किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, सेतुबंध। क्या कहा जाता था, जिसे सेतुबंध कहा जाता था। और सिंचाई पर जो कर लगाया जाता था उसको उदय भाग कहा जाता था। सारे फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही साथ दोस्तों कर व्यवस्था की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के सिद्धांतों पर आधारित एक केंद्रीकृत और निष्पक्ष कर प्रणाली लागू की। ठीक है, कैसी कर प्रणाली लागू की, देखिए उपज का 1/6 जो है ये साहित्यिक स्रोतों के अनुसार या फिर 1/4 मेगस्थनीज के अनुसार कर के रूप में लिया जाता था। ठीक है, साथ ही साथ अनाज, पशु, बेगार, कच्चे माल के रूप में कर चुकाए जाते थे दोस्तों। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो कर व्यवस्था थी मौर्य काल में वो किस प्रकार की थी। तो कर व्यवस्था जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के सिद्धांतों पर आधारित एक केंद्रीकृत और निष्पक्ष कर प्रणाली लागू की थी। जो उपज का जो है कितना देना पड़ता था, उपज का 1/6 या फिर 1/4, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, यानी कि किसानों को अपनी उपज का 1/6 भाग देना पड़ता था कर के रूप में, या फिर 1/4 भाग देना पड़ता था। ये दोनों अलग अलग है। देखिए साहित्यिक स्रोतों के अनुसार आपको पूछा जाएगा, तो साहित्यिक स्रोतों के अनुसार उपज का 1/6 है। ठीक है, और मेगस्थनीज के अनुसार कर का जो है ये है 1/4। ठीक है, दोनों आपको पूछे जा सकते हैं साहित्यिक स्रोतों के अनुसार और मेगस्थनीज के अनुसार। तो याद रखेंगे उपज का 1/6 साहित्यिक स्रोतों के अनुसार और 1/4 मेगस्थनीज के अनुसार। ठीक है, और अनाज यहाँ पर याद रखेंगे, अनाज हो गया, पशु, ठीक है, बेगार, कच्चे माल के रूप में कर चुकाए जाते थे मौर्य काल में। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया, आगे चलते हैं मौर्य काल में उद्योग और शिल्प। चलिए मौर्य काल में उद्योग और शिल्प की बात करें तो मौर्य काल में उद्योग और शिल्प क्या क्या थे। देखिए वस्त्र उद्योग की बात करें तो वस्त्र उद्योग में क्या था, यह मौर्य काल का सबसे प्रमुख उद्योग था। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा कि मौर्य काल में या मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रमुख उद्योग क्या था। ठीक है, तो याद रखेंगे मौर्य काल में सबसे प्रमुख उद्योग था वस्त्र उद्योग। ठीक है, याद रखेंगे इसको, जिसमें ऊन, कपास,
रेशम के धागे काते और बुने जाते थे। काशी, कलिंग और मथुरा सूती और रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। मथुरा का शतक नामक कपड़ा विशेष था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य या मौर्य काल में जो है सबसे प्रमुख मौर्य काल का सबसे प्रमुख उद्योग क्या था? वस्त्र उद्योग था। इसको याद रखेंगे, जिसमें ऊन, कपास और रेशम के धागे काते जाते थे और बुने जाते थे। ठीक हो गया। उसके बाद याद रखना है काशी, कलिंग और मथुरा। ठीक है, यहाँ पर 3 चीज़ याद रखनी है, काशी, कलिंग और मथुरा। यहाँ पर जो है दोस्तों, ये सूती और रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा मौर्य काल में कलिंग क्यों प्रसिद्ध था, काशी क्यों प्रसिद्ध था, मथुरा क्यों प्रसिद्ध था। ठीक है, तो रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे और मथुरा का शतक नामक कपड़ा विशेष था। तो ये इसको याद रखेंगे, मथुरा का जो शतक नामक कपड़ा था ये विशेष था। ठीक है, वस्त्र उद्योग के बाद बात करें धातु उद्योग की, तो धातु उद्योग में दोस्तों सोना, चांदी, तांबा, लोहा, टिन और शीशे का काम होता था, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, कांसे के सिक्के बनते थे, जिसमें हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सिक्के चलते थे आपने पढ़ा होगा। मौर्य काल में जो सिक्के चलते थे, शतमान सिक्का चलता था मौर्य काल में, शतमान। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे। करसापण चलता था, पण चलता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा और कांसे के सिक्के बनते थे। ठीक है, उसके बाद अगला है मनके बनाना। तीसरा देखिए, मनके बनाना उज्जैन मनके बनाने का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण केंद्र था, जो कीमती पत्थरों से बनाए जाते थे। यानी कि आपको पूछा जाएगा कि मनके बनाने का जो है महत्वपूर्ण केंद्र मौर्य काल में कौन सा था। मौर्य काल में मनके बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र था उज्जैन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ मैंने बताया वस्त्र उद्योग याद रखना है, धातु उद्योग याद रखना है और मनके बनाना, यानी कि मनके बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र जो था वो था आपका उज्जैन। ठीक है, पूछ लिया जाएगा कि मौर्य काल में मनके बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था। आंसर रहेगा आपका उज्जैन। ठीक है, साथ ही साथ इसके अलावा अन्य उद्योग की बात करें तो चमड़ा, शराब और औषधि आदि जो है अन्य उद्योग थे दोस्तों मौर्य काल में। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। चमड़ा, शराब और औषधि जो है ये भी अन्य उद्योग के रूप में मौर्य काल में थे। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे मौर्यकालीन सिक्के। ठीक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये किस प्रकार के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, तांबे के सिक्के हैं, ठीक है, या सोने के सिक्के हैं, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मौर्य काल में उद्योग और शिल्प आपको याद रखना है, वस्त्र उद्योग याद रखना है। ठीक है, प्रमुख उद्योग था मौर्य काल में। ठीक है, और इसमें जो है आपका क्या क्या होता था मैंने बताया, ऊन, कपास, रेशम के धागे काते जाते और बुने जाते थे। प्रमुख केंद्र जो है प्रसिद्ध जो थे वो थे आपके काशी, कलिंग और मथुरा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अब हम बात करेंगे मौर्यकालीन सिक्के। तो यहाँ पर मौर्य काल में कौन कौन से सिक्के चले थे इनको आपको याद रखना है। मौर्यकालीन सिक्कों की बात करें तो पहला है आपका शतमान। ठीक है, ये जो शतमान सिक्का है दोस्तों ये किस किस प्रकार का था, ये था चांदी का सिक्का। ठीक है, चांदी का सिक्का था शतमान। दूसरा देखिए करसापण, पण और धरण। ठीक है, पण, धरण, ये 3 हैं। ठीक है, करसापण, पण या धरण जो है ये भी जो है चांदी के सिक्के थे। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखिए मासक। मासक सिक्का था मौर्य काल में। मासक ये तांबे का सिक्का था। ठीक है, किसका सिक्का था मासक, तांबे का सिक्का। उसके बाद चौथा देखिए काकणी और अर्ध काकणी। ठीक है, याद रखेंगे इसको, काकणी और अर्ध काकणी जो है ये तांबे के सिक्के थे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है मौर्य काल में जो सिक्के चले थे, चांदी के जो सिक्के थे वो कौन कौन से थे, शतमान हो गया, करसापण हो गया, पण हो गया और धरण हो गया। तांबे के सिक्के कौन से थे, मासक हो गया, काकड़ी हो गया और अर्ध काकड़ी हो गया। ठीक है, ऐसे इनको याद रखेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन समाज में, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य था यहाँ पर समाज किस प्रकार का था, यानी कि मौर्यकालीन समाज किस प्रकार का था। देखिए, मौर्यकालीन समाज की बात करें तो मौर्य युगीन समाज जो है 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा था। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो समाज था 4 वर्णों में विभक्त था। क्या क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ था।
मौर्य युगीन समाज, ठीक है, जिसका उल्लेख जो है अर्थशास्त्र में मिलता है। यानी कि इसका उल्लेख जो है कहाँ मिलता है, हमें अर्थशास्त्र में मिलता है। कौटिल्य ने शूद्रों को आर्य कहा है, ठीक है, सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको कि किसने जो है शूद्रों को आर्य कहा है, ठीक है, तो किसने कहा है, ये कहा है कौटिल्य ने, ठीक है। मौर्य काल के दौरान परिवार परिवार में स्त्रियों की दशा जो है अच्छी थी, ठीक है, ये भी आपको पूछ लिया जाएगा कि मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, तो अच्छी थी, ठीक है। साथ ही साथ स्त्रियों को जो है पुनर्विवाह की अनुमति थी, ठीक है, स्त्रियों को जो है पुनर्विवाह की अनुमति थी दोस्तों, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लिया जाएगा कि मौर्य काल में आप स्त्रियों को जो है पुनर्विवाह की अनुमति थी या नहीं थी, तो याद रखेंगे अनुमति थी पुनर्विवाह की, फिर भी उनकी दशा अधिक उन्नत नहीं थी, जिन्हें बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं थी, यानी कि स्त्रियों को जो है बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं थी, ठीक है। साथ ही साथ संभ्रांत स्त्रियां जो है घर में ही रहती थी, जिन्हें अनिष्कासनी कहा जाता था। अनिष्कासनी याद रखेंगे किसको कहा जाता था मौर्य काल में, अनिष्कासनी, ठीक है। जो संभ्रांत स्त्रियां थी जो घर में रहती थी उनको क्या कहा जाता था, अनिष्कासनी कहा जाता था मौर्य काल में, ठीक है, याद रखेंगे। संभ्रांत स्त्रियां घर में ही रहती थी जिन्हें अनिष्कासनी कहा जाता था। स्त्री प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये भी याद रखेंगे, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक है। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को रूप जीवा कहा जाता था, यानी कि जो मौर्य काल में जो स्वतंत्र रूप से, ये याद रखेंगे, स्वतंत्र रूप से जो क्या करते थे, वेश्यावृत्ति करती थी, उनको, उन स्त्रियों को क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था रूप जीवा, ठीक है, क्या कहा जाता था, रूप जीवा कहा जाता था, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों विधवाएं जो स्वतंत्र रूप से रहती थी उन्हें छंदवासिनी कहा जाता था, ठीक है, क्या कहा जाता था, ये सारे जितने अंडरलाइन किए हैं दोस्तों सभी आपको अच्छे से याद रखने, ठीक है। मौर्य काल में या मौर्य साम्राज्य में विधवाएं जो स्वतंत्र रूप से रहती थी उन्हें क्या कहा जाता था, छंदवासिनी कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। तक्षशिला, उज्जैन तथा वाराणसी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रचलित था, ठीक है। साथ ही साथ वैदिक धर्म के साथ साथ ब्रह्म, इंद्र, शिव, कुबेर जैसे विभिन्न देवताओं की पूजा प्रचलित थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मौर्य कालीन जो समाज है वो आपको शॉर्ट में जो है आपको अच्छे से मैंने शॉर्ट में बता दिया। आपको याद रखना है कि मौर्य युगीन जो समाज था दोस्तों वो 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ था, ठीक है, जिसका उल्लेख जो है अर्थशास्त्र में हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखना है कौटिल्य ने शूद्रों को जो है आर्य कहा है, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखना है जो मौर्य काल के दौरान जो परिवार में स्त्रियों की दशा जो है किस प्रकार की थी, अच्छी थी, ठीक है। और स्त्रियों को जो है पुनर्विवाह की अनुमति थी, फिर भी उनकी दशा जो है उतनी अधिक अच्छी नहीं थी, ठीक है। जिन्हें बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं थी, यानी कि महिलाएं जो हैं या स्त्रियां जो हैं बाहर नहीं जा सकती थी, ठीक है। संभ्रांत स्त्रियां जो हैं, जो संभ्रांत स्त्रियां थी, महिलाएं थी, वो घर में ही रहती थी, जिन्हें क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता था, अनिष्कासनी कहा जाता था, ठीक है। ये सारी आपको याद रखने, अनिष्कासनी हो गया, रूप जीवा हो गया, छंदवासिनी हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सीधे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। रूप जीवा यानी कि स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को कहा जाता था रूप जीवा, ठीक है। और विधवाएं जो स्वतंत्र रूप से रहती थी उनको छंदवासिनी कहा जाता था मौर्य काल में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सारे फैक्ट याद रखने, और मौर्य काल में जो है अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित था, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ब्राह्मणों को जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त था मौर्य काल में, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है तक्षशिला, उज्जैन तथा वाराणसी जो है ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, ठीक है। आपको पूछ लिया जाएगा तक्षशिला, उज्जैन तथा वाराणसी ये शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे दोस्तों मौर्य काल में, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने, ठीक है। और वैदिक धर्म के साथ साथ ब्रह्म, इंद्र, शिव, कुबेर जैसे विभिन्न देवताओं की पूजा जो है मौर्य काल में प्रचलित थी, ठीक है। चलिए मौर्यकालीन समाज के बाद हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ, क्या क्या इसके पीछे कारण रहे, उन सभी कारणों को दोस्तों हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे।
चलिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए, सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मैंने बताया था आपको, सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात जो है मौर्य साम्राज्य का विघटन जो है आरंभ हो गया। पतन के कारणों की बात करें तो प्रथम पतन के कई कारण हैं दोस्तों, जिसमें आपका साम्राज्य का विभाजन हो गया, ठीक है, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया हो गया, अंतिम शासक की हत्या, आर्थिक संकट, ठीक है, साम्राज्य का विभाजन, तो कई कारण थे। पहला कारण है दोस्तों अयोग्य और कमजोर उत्तराधिकारी। ठीक है, अयोग्य और कमजोर उत्तराधिकारी का मतलब है कि अशोक के जो उत्तराधिकारी रहे वो अयोग्य और कमजोर रहे। देखिए, अशोक के बाद राजा कुणाल, दशरथ आदि अयोग्य थे, जो इतने विशाल साम्राज्य को एक सूत्र में नहीं रख सके। ये भी एक कारण है दोस्तों मौर्य साम्राज्य के पतन का। अयोग्य और कमजोर उत्तराधिकारी थे अशोक के। उसके बाद दूसरा कारण है दोस्तों अत्यधिक केंद्रीकृत शासन। मौर्य साम्राज्य में जो है देखिए शासन की सारी शक्ति जो है राजा के हाथ में थी। अयोग्य शासक होने पर नौकरशाही भ्रष्ट हो गई और स्थानीय अधिकारी जो है निरंकुश हो गए। तो दूसरा कारण याद रखेंगे, अत्यधिक जो है क्या था, केंद्रीकृत शासन था। ये भी आपका कारण रहा मौर्य साम्राज्य के पतन का। तीसरा है साम्राज्य का विभाजन। ठीक है, ये भी एक कारण रहा मौर्य साम्राज्य के पतन का। साम्राज्य का विभाजन यानी कि अशोक की मृत्यु के बाद जो है साम्राज्य जो है पूर्वी व पश्चिमी भागों में बंट गया, जिससे इसकी जो शक्ति है वो कमजोर हो गई। ठीक है, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य है वो अशोक की मृत्यु के बाद जो है ये साम्राज्य का विभाजन हो गया, साम्राज्य बंट गया पूर्वी और पश्चिमी भागों में। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है मौर्य साम्राज्य की जो शक्ति थी वो कमजोर हो गई। तो तीसरा जो कारण है वो है साम्राज्य का विभाजन। इसके बाद है मौर्य साम्राज्य के पतन का अगला कारण है आर्थिक संकट। ठीक है, आर्थिक संकट देखिए दोस्तों, चौथा विशाल सेना और प्रशासनिक तंत्र के रखरखाव तथा अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार व दान पुण्य पर भारी खर्च से जो है राजकोष खाली हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में चौथा जो कारण है वो है आर्थिक संकट। यानी कि मौर्य साम्राज्य में आर्थिक संकट आ गया। क्यों? क्योंकि विशाल सेना और प्रशासनिक तंत्र के रखरखाव तथा अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में काफी जो है धन खर्च किया गया अशोक के द्वारा। ठीक है, और दान पुण्य में भी काफी धन खर्च किया अशोक ने। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है राजकोष जो है क्या हो गया, खाली हो गया। ठीक है, ये भी एक कारण रहा। उसके बाद देखिए पांचवा, सेना का कमजोर होना। ठीक है, देखिए पांचवा कारण है मौर्य साम्राज्य के पतन का सेना का कमजोर होना। देखिए अशोक की अहिंसा की नीति के कारण सेना को युद्ध का अभ्यास नहीं रहा, जिससे वे विदेशी आक्रमण को रोकने में असमर्थ रहे। यानी कि अशोक की जो नीति थी वो क्या थी, अहिंसा। ठीक है, यानी कि हिंसा न करना। तो इसकी वजह से जो सेना थी वो युद्ध का अभ्यास नहीं कर पाई, जिससे जो है विदेशी आक्रमणों को रोकने में असमर्थ रही। ये भी एक कारण रहा दोस्तों मौर्य साम्राज्य के पतन का, सेना का कमजोर होना। छठा कारण है ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। देखिए छठा जो कारण है मौर्य साम्राज्य के पतन का, क्या है, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। कुछ विद्वानों का मानना है कि अशोक की बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव और पशु बलि पर रोक से ब्राह्मण वर्ग असंतुष्ट था। हालांकि यह एक क्या है आपका गौण कारण माना जाता है। ठीक है, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया जो है एक कैसा कारण है, ये एक गौण कारण है मौर्य साम्राज्य के पतन का। ठीक है, अगला कारण है अंतिम शासक की हत्या। देखिए सातवां क्या है, अंतिम शासक की हत्या। इनके अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, जिसने शुंग वंश की नींव रखी बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अंतिम शासक की हत्या जो है किसने की, ये की दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, और उसके बाद जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो दोस्तों इन कारणों को सामूहिक प्रभाव से, यानी कि इन कारणों के सामूहिक प्रभाव से जो है मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे जो है सिमट कर अंततः समाप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, मैंने बताए आपको कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण रहे। ठीक है, पतन के क्या क्या कारण रहे आपको मैंने बताया। अयोग्य और कमजोर उत्तराधिकारी थे। ठीक है, अत्यधिक केंद्रीकृत शासन था, साम्राज्य का विभाजन हुआ, आर्थिक संकट हो गया। ठीक है, सेना का कमजोर होना, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया और अंतिम शासक की हत्या। इन कारणों के सामूहिक प्रभाव से जो है मौर्य साम्राज्य दोस्तों धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे सिमट कर अंततः जो है समाप्त हो गया।
ठीक हो गया। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, कुछ विद्वानों के अनुसार जो है पतन के कारण दिए गए हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं आपको, इसलिए आपको ये यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, पहला क्या है देखिए, विभिन्न विद्वानों के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण क्या है। ठीक है, आपको पूछ दिया जाएगा मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण ये किसने कहा है। ठीक है, इनकी अशोक की धार्मिक नीति के विरुद्ध ब्राह्मण प्रतिक्रिया के कारण पतन हुआ, ये किसने कहा। ठीक है, अशोक की शांति प्रियता तथा अहिंसा की नीति के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, ये किसने कहा, ये आपको पूछा जा सकता है। पुष्यमित्र की राज्य क्रांति के कारण पतन हुआ, ये किसने कहा। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए पहला आपको विद्वान याद रखना है दोस्तों। ठीक है, क्या है पहला, देखिए हरप्रसाद शास्त्री। ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री ने क्या कहा है, इसके अनुसार अशोक की धार्मिक नीति के विरुद्ध जो है ब्राह्मण प्रतिक्रिया के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, ये किसने कहा है, हरप्रसाद शास्त्री ने। ठीक है, याद रखेंगे, सीधे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा हेमचंद्र राय चौधरी। देखिए हेमचंद्र राय चौधरी ने क्या कहा है मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में। देखिए हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा है कि अशोक की शांति प्रियता तथा अहिंसा की नीति के कारण पतन हुआ। ठीक है, आपको सीधे पूछ लिया जाएगा कि ये किसने कहा है कि अशोक की शांति प्रियता तथा अहिंसा की नीति के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, तो ये किसने कहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका हेमचंद्र राय चौधरी। ठीक है, दोनों याद रखेंगे, हरप्रसाद शास्त्री और हेमचंद्र राय चौधरी। ठीक है, हो गया। तीसरा देखिए निहार रंजन राय। ठीक है, तीसरा क्या है, निहार रंजन राय। निहार रंजन राय ने क्या कहा है मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में, पुष्यमित्र की राज्य क्रांति के कारण पतन हुआ। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, किसने कहा है कि पुष्यमित्र शुंग की राज्य क्रांति के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, ये कहा है निहार रंजन राय ने। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला है रोमिला थापर। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। रोमिला थापर के अनुसार जो है मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। ठीक, देखिए प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण तथा सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं का न होना, ये कारण रहा मौर्य साम्राज्य के पतन का, ये किसने कहा है, रोमिला थापर ने कहा है। ठीक है, इसके बाद अगला है डी.एन. झा के अनुसार। ठीक है, डी.एन. झा के अनुसार, डी.एन. झा ने मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में क्या कहा है, मध्य गंगा घाटी की भौतिक संस्कृतियों का अन्य क्षेत्रों में प्रसार होना, ये भी एक कारण रहा मौर्य साम्राज्य के पतन का। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना है, विभिन्न विद्वानों के अनुसार मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण रहे, ये मैंने आपको बता दिए। ठीक है, यहाँ पर आपको चारों, आपको यहाँ पर यह पांचों याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं पांच, देखिए इन पांचों को दोस्तों आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला याद रखेंगे नाम हरप्रसाद शास्त्री, दूसरा हेमचंद्र राय चौधरी, तीसरा निहार रंजन राय, चौथा रोमिला थापर, पांचवा डी.एन. झा। इनके अनुसार जो है मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, आपको याद रखना है। ठीक है, कोई भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, इनके नाम आपको याद रखने हैं, डी.एन. झा, रोमिला थापर, निहार रंजन राय, हेमचंद्र राय चौधरी और हरप्रसाद शास्त्री। ठीक है, इनके अनुसार मौर्य साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ, क्या कारण रहे, इन्होंने अपने कारण बताए हैं, तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे आपका हरप्रसाद शास्त्री है, इसने कहा है कि अशोक की धार्मिक नीति के विरुद्ध जो है ब्राह्मण प्रतिक्रिया के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। दूसरा, अशोक की शांति प्रियता तथा अहिंसा की नीति के कारण जो है पतन हुआ, ये हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा है। पुष्यमित्र की राज्य क्रांति के कारण पतन हुआ है, ये निहार रंजन राय ने कहा है। प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण तथा सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं का न होना, ये कहा है रोमिला थापर ने। ठीक है, उसके बाद देखिए मध्य गंगा घाटी की भौतिक संस्कृतियां अन्य क्षेत्रों में प्रसार, ये कहा है डी.एन. झा ने। ठीक है, ये सारे दोस्तों विद्वानों की आपको याद रखने हैं इनके अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने जो है मौर्य साम्राज्य जो है पूरा कर लिया है, और अगले सेशन में दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आज का सेशन दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।